PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था उन लोगों को लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जिनके पास जुडिशरी का एक्सेस इजीली अवेलेबल नहीं था। सोसाइटी के वो सेक्शंस, ऐसे पुअर और डाउन ट्रोडन लोग, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स जिनके पास या तो पैसा नहीं था, वो लोग जुडिशरी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि अगर उनके राइट्स की वायोलेशन हुई है तो वो लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं। सो ऐसे लोगों के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ही 1960s में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में डेवलप होता है। जैसे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म अमेरिका में ओरिजिनेट हुए थे एंड बाद में इंडिया में आते हैं, ऐसे ही PIL भी अमेरिका में ओरिजिनेट होता है एंड बाद में इंडिया में आता है। सबसे पहले इस हेडिंग का मीनिंग देखते हैं। पब्लिक दैट इज, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, किसी एक पर्सन, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ लोगों की बात करी जा रही है। इंटरेस्ट इन लार्जर लोगों के इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कौन से हो सकते हैं? पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकते हैं, दैट इज इनके कोई पैसे से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है या फिर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हुई है, इनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। एंड लिटिगेशन का मतलब है लीगल एक्शन और लॉ सूट। सो लार्जर नंबर ऑफ लोगों के अगर इंटरेस्ट की वायोलेशन हो रही है तो उस टाइम पर अगर कोर्ट में कोई एक्शन लिया जाता है, कोर्ट में कोई लॉ सूट फाइल करा जाता है, तो इसी को ही PIL बोलते हैं। एंड ये PIL इन लोगों के बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है। यही इसका बेनिफिट है, यही इसका सिग्निफिकेंट है। PIL को हम SIL दैट इज सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं, इसी को ही सोशल एक्शन लिटिगेशन और क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, अमेरिका में ये ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन इंडिया में ये 1979 का ईयर आपको याद रखना है। फर्स्ट PIL इंडिया में 1979 में ही फाइल करी जाती है। दो नाम आपको याद रखने हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए भी एंड प्रीलिम्स में फैक्चुअल डेटा के लिए भी। एंड इनफैक्ट 3 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है जस्टिस P भगवती का, इनको फादर ऑफ PIL कहते हैं। एंड देन है पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इनको मदर ऑफ PIL बोलते हैं। एंड देन एक नाम है VR कृष्णा अय्यर का। जस्टिस PN भगवती को तो फादर ऑफ PIL बोलते हैं, लेकिन इनसे पहले VR कृष्णा अय्यर थे जिन्होंने सोचा था कि इंडिया में भी PIL का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 1976 में इन्होंने ये बात सोची थी इन कामगर मुंबई सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस में। इसका आप नाम याद रख सकते हो केस का। तो देखिए, दोनों की ही कंट्रीब्यूशन बहुत है। एंड जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, इनको मदर ऑफ PIL बोलते हैं, क्योंकि यही फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने प्रिजनर्स के बिहाफ पर फर्स्ट टाइम PIL फाइल करी थी इंडिया में। तो अब हम PIL की ही डिटेल्स देखेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर जिन्होंने वो मेरी वीडियोस देखी हैं, थोड़ा सा आइडिया होगा उनको। अब इसके हमने डिटेल्स में चलना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL दे बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर। अगर PIL है तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, एंड अगर जुडिशियल एक्टिविज्म है तो PIL है। सो सबसे पहले हम PIL का मीनिंग, इसका ओरिजिन, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, वो चीज देखेंगे। देन उसके बाद हम इसके फीचर्स, इसके जो स्कोप हैं, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं, इनको हम ट्रिक्स के साथ ही याद रखेंगे। बट जितने भी पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं वो ट्रिक्स के साथ ही हम समझते भी जाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले है इसका मीनिंग। ऐसे लोगों के लिए PIL आई थी जिनके पास जुडिशरी का एक्सेस नहीं था, लीगल सर्विसेज की मार्केट जो है वो उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और ऐसे सेगमेंट हो कौन से सकते हैं? देखिए, पुअर सेक्शन हो सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो सकते हैं, विमेन हो सकती हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट और डिग्रेडेशन के अगेंस्ट कैंपेन्स करते हैं। कंज्यूमर राइट्स की अगर वायोलेशन हुई है तो कंज्यूमर राइट्स ग्रुप हो सकते हैं, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज हो सकती हैं, एंड इवन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। तो अगर इन सेगमेंट्स की, अगर इन सेक्शंस के राइट्स की वायोलेशन हो रही है और इनके पास जुडिशरी का एक्सेस नहीं है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन इनके बिहाफ पर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। अब इंडिया की बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही प्रोडक्ट है इंडिया में PIL। ये वैसे मैं बता चुकी हूँ कि कैसे PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। 1980s के टाइम पर ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड एग्जैक्ट ईयर है 1979 का, जब हुसैन आरा खातून केस एंड सुनील बत्रा केस में, स्पेशली हुसैन आरा खातून केस
फर्स्ट टाइम इस केस में देखिए PIL फाइल करी गई थी, फर्स्ट टाइम PIL फाइल करी थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इन्होंने फर्स्ट टाइम PIL फाइल करी थी। हुसैन आरा खातून केस था। वैसे मैं जुडिशियल एक्टिविज्म के चैप्टर में ये केस समझा भी चुकी हूँ कि कैसे बिहार में अराउंड 40,000 जो प्रिजनर्स थे वो बहुत लंबे टाइम के लिए बंद थे, उनके लिए कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो ये पुष्पा कपिला हिंगोरानी ही थी जो हुसैन आरा खातून से मिलती हैं एंड इसके साथ बाकी जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनके बिहाफ पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं एंड PIL फाइल करती हैं एंड उसके बाद अराउंड 40,000 जो प्रिजनर्स थे बिहार जेल में कैद थे उनको रिलीज कर दिया जाता है। PIL की वजह से जो जुडिशरी है वो पीपल फ्रेंडली जुडिशरी बन चुकी है। अब जुडिशरी लोगों के लिए काम कर रही है, दैट इज जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज कर रही है, क्योंकि जब जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड जाती है तो उस टाइम पर फिर ये सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट करती है एंड जब ये सोसाइटी के लिए काम करती है तो वो बन जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड अगर जुडिशियल एक्टिविज्म है तो ये किसके थ्रू आता है, ये एक्सरसाइज होता है थ्रू PIL। जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर जुडिशरी थ्रू PIL यूज करती है, थ्रू PIL एक्सरसाइज करती है एंड इवन सो मोटो भी कर सकती है। अब इंडिया में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिफाइन नहीं करा गया है, किसी भी स्टैच्यूट किसी लॉ में या फिर किसी एक्ट में इसको डिफाइन नहीं करा गया है। जुडिशरी की इनोवेशन है ये, जुडिशरी ने ही इसकी इंटरप्रिटेशन दी है, जुडिशरी ने ही इसको डिफाइन करा है। तो जुडिशरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट इन विच द पब्लिक और अ क्लास ऑफ कम्युनिटी हैव पेक्यूनरी इंटरेस्ट और सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स और लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। सो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग PIL क्या है, ये भी एक नॉर्मल लीगल एक्शन ही है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि ये लीगल एक्शन लोगों के इंटरेस्ट के लिए लिया जा रहा है, लोगों के जनरल इंटरेस्ट के लिए लिया जा रहा है एंड ये जो इंटरेस्ट हो सकते हैं ये पैसे से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर कुछ और इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके अगर ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है या फिर अगर उनके लीगल राइट्स की वायोलेशन हुई है, उनके ऊपर कोई लायबिलिटीज हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर कोर्ट में कोई लीगल एक्शन लिया जाता है, पब्लिक के लिए अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है कोर्ट में, लार्जर कम्युनिटी के लिए अगर लीगल एक्शन लिया जाता है तो उसी लीगल एक्शन को हम PIL बोलते हैं। PIL के थ्रू देखिए लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स कर दिया गया है। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या है कि जिस पर्सन के राइट्स वायोलेट हुए हैं, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर वो इंसान कोर्ट में जाएगा तभी उसकी सुनवाई होगी। बट PIL के केस में क्या है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है कि PIL एक थर्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है। जैसे कि मुझे लगा कि कहीं पर चाइल्ड लेबर हो रही है लेकिन उसको तो नॉलेज नहीं है कोई भी, वो जुडिशरी के पास भी नहीं जा सकता है, कोर्ट में नहीं वो बच्चे जा सकते हैं। तो मुझे अगर लगता है कि जैसे उनसे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए उनके बिहाफ पर PIL फाइल कर सकती हूँ, चाहे उनको पता हो या फिर ना पता हो। तो देखिए PIL एंड लोकस स्टैंडाई का यही फर्क है, यही डिफरेंस है कि अगर उन बच्चों को लोकस स्टैंडाई के थ्रू कोर्ट में जाना होगा तो वो लोग खुद जाएंगे, मैं उनके बिहाफ पर नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं PIL फाइल कर रही हूँ तो मैं खुद उनके बिहाफ पे कोर्ट में जा रही हूँ, अदरवाइज मेरा उन बच्चों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यही PIL एंड लोकस स्टैंडाई का डिफरेंस है। तो PIL के केस में लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स कर दिया गया है कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है जरूरी नहीं है कि वही इंसान कोर्ट में जाए, उसके लिए कोई थर्ड पर्सन भी कोर्ट में जा सकता है। कोई ऐसा सिटीजन जो कि एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हो, जिसको पब्लिक के राइट्स की थोड़ी फिक्र हो, ऐसा इंसान जा सकता है। या फिर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी उन लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में जा सकती है, ग्रुप ऑफ लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में जा सकती है, जो लोग पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग इग्नोरेंस से सफ़र कर रहे हैं, जिनको कोर्ट का कोई नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको, या फिर कोई सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन पर हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, उनके बिहाफ पर भी ये सिटीजन और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई NGO हो सकती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस और ये सिटीजन्स जो हैं ऐसे इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज्ड पुअर लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। सो PIL का पर्पस क्या है? नंबर 1, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की बात करता है।
दैट इज लॉ ही सुप्रीम है, इसी को ही सेव करा जाना चाहिए। तो सबसे पहला पर्पस है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। दूसरा पर्पस है इसका एक्सेस टू जस्टिस। सोशली एंड इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो लोग भी जुडिशरी की एक्सेस उन लोगों को भी मिल पाए। इसीलिए ही इंडिया में भी पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे कि जो हुसैन आरा खातून केस में अगर वो अटॉर्नी उनके बिहाफ पर उनके राइट्स के लिए कोर्ट में ना जाती तो वो लोग कभी रिलीज ही ना हो पाते। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स का मीनिंगफुल रियलाइजेशन, ये भी पीआईएल का पर्पस है। देखिए हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा सैक्रोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक हाई पोजीशन मानी जाती है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है, स्पेशली गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, तो इस अगर इन राइट्स की अगर वायोलेशन हो रही है, इन फंडामेंटल राइट्स की अगर कहीं वायोलेशन हो रही है, तो इन राइट्स का रियलाइजेशन करने के लिए भी ये राइट्स मेंटेन रहे ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन फ्रीडम के लिए, तो तब भी पीआईएल कोर्ट में किसी के बिहाफ पर फाइल करी जा सकती है। उन वीकर सेक्शंस के बिहाफ पर करी जा सकती है फाइल जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर देखिए कोर्ट में एक लेटर भी अगर पोस्ट कर दिया जाता है ना एज पीआईएल, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी एक पीआईएल के तौर पर कंसिडर करता है। सो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पीआईएल। फीचर्स, स्कोप, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग पीआईएल, इन सब के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको आपने 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब इन सारी लाइंस में प्लीज कोई मीनिंग मत ढूंढिएगा कि इनका मतलब क्या बनता है, क्योंकि इन सारे ट्रिक्स का अल्टीमेट पर्पस मेंस आंसर राइटिंग के लिए सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर पाना है, सो दैट, क्योंकि देखिए उस टाइम पर अराउंड 7 मिनट में आपको एक आंसर लिखना होता है, तो सारे पॉइंट्स याद नहीं आते हैं। तो से अगर कोई फीचर से ऑफ पीआईएल से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट आप इस एक लाइन को याद रखें, तो आप सारे पॉइंट उसी टाइम ही जल्दी जल्दी आप आंसर में इंक्लूड कर पाओगे। सो फीचर्स ऑफ पीआईएल के लिए फर्स्ट ट्रिक क्या है, द पर्पस ऑफ पीआईएल इज अचीविंग पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पुअर विद स्ट्रेटेजिक, ट्रेडिशनल एंड कोऑपरेटिव एफर्ट। यहाँ पर मैं लक्ष्मीकांत के पॉइंट्स लिख देती हूँ कि कौन सा नंबर लक्ष्मीकांत का है। फर्स्ट है पर्पस, ये लक्ष्मीकांत का 6th पॉइंट है। पीआईएल मैंने जस्ट इसलिए इंक्लूड करा है सो दैट जब आप इस लाइन को पढ़े तो देखते ही याद करते आपको पता चल जाए कि ये पीआईएल से रिलेटेड है। पब्लिक इंटरेस्ट ये 3rd पॉइंट है, पुअर ये 4th पॉइंट है, एंड स्ट्रेटेजिक लक्ष्मीकांत का 1st पॉइंट है, ट्रेडिशनल लक्ष्मीकांत के 2nd, 7, 8th एंड 9th पॉइंट है। इनको मैंने साथ में क्यों रखा है, क्योंकि इन सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर पीआईएल एंड ट्रेडिशनल लिटिगेशन में कंपैरिजन करा गया है। कोऑपरेटिव एफर्ट लक्ष्मीकांत का 6th पॉइंट है। सो ट्रिक क्या है, द पर्पस ऑफ पीआईएल इज अचीविंग पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पुअर विद स्ट्रेटेजिक, ट्रेडिशनल एंड कोऑपरेटिव एफर्ट। अब इन सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इतने अच्छे मैं ट्रिक्स दे रही हूँ, प्लीज आप इतना कर सकते हो। कमेंट्स भी करें, फीडबैक दें अपनी, ये मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए। सो लेट्स गेट गोइंग। फीचर्स ऑफ पीआईएल, लक्ष्मीकांत का देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक। तो मैं लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, अदरवाइज आपने आंसर के लिए इस ट्रिक को ही याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है लक्ष्मीकांत का, पीआईएल इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म of legal aid movement and is intended to bring justice within the reach of the poor masses who constitute the low visibility area of humanity। ओके जस्ट अ सेकेंड, आपको अगर रीड करना है तो यहाँ से आप साथ में रीड भी कर सकते हो। सो देखिए ये है फर्स्ट पॉइंट पीआईएल का, फीचर्स का, कि पीआईएल क्या है, ये एक लीगल एड आर्म है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, पहले एक लीगल एड आर्म है, लीगल हेल्प के लिए है ये। और किन लोगों के लिए है, पुअर मासेस के लिए, उन लोगों के लिए जो एक लो विजिबिलिटी एरिया है, जिनके पास जुडिशरी का एक्सेस इजीली अवेलेबल नहीं है, वो लो विजिबिलिटी में रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लीगल एड देना, लीगल हेल्प देना इन पुअर लोगों के लिए पीआईएल एक स्ट्रेटेजिक आर्म के जैसे काम करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो सेकंड पॉइंट है वो पीआईएल एंड ट्रेडिशनल लिटिगेशन के बीच में कंपैरिजन है। सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दैट पीआईएल इज अ totally different kind of litigation from the ordinary traditional litigation, which is essentially of an adversary character, where there is a dispute between two litigating parties, one making claim
seeking relief against the other and that other opposing such claim or resisting such claim। तो देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि पीआईएल जो है ना वो ट्रेडिशनल लिटिगेशन से डिफरेंट है। पीआईएल के केस में तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, लोगों के इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है वहां पर लोगों के प्राइवेट और इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है, उनके अपने पर्सनल राइट्स की बात हो रही है। जैसे कोई कोई प्रॉपर्टी क्लेम है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली है तो दो पार्टीज आ जाती है ना, एक वो जिसकी प्रॉपर्टी छीनी गई है और दूसरा वो जिसने छीनी है। तो जिसकी प्रॉपर्टी छीनी गई है उसके अब राइट्स की वायोलेशन हुई है, प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, तो ये उस इंसान के अगेंस्ट जिसने उसकी प्रॉपर्टी को छीना है उसके अगेंस्ट एक लिटिगेशन, एक लॉ सूट फाइल कर सकता है। तो वो तो बन जाएगा एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन, यहाँ पर किसी के पर्सनल राइट्स की वायोलेशन हो रही है। बट इन केस ऑफ पीआईएल क्या है, यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात करी जा रही है, लार्जर नंबर ऑफ लोगों की बात करी जा रही है, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करी जा रही है। थर्ड पॉइंट लक्ष्मीकांत क्या है, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट। तो थर्ड पॉइंट को मैं रीड कर रही हूँ, पीआईएल इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट not for the purpose of enforcing the right of one individual against an other as happens in the case of ordinary legislation, but it is intended to promote and vindicate public interest। तो यहाँ पर भी देखिए यही बताया गया है कि पीआईएल के केस में ना जस्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन के राइट्स की वायोलेशन की बात नहीं करी जा रही है, उसके पर्सनल फेवर की नहीं बात हो रही है, उसके पर्सनल राइट्स की वायोलेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रांसजेंडर लोगों की, देखिए ये एक कम्युनिटी आ जाएगी ट्रांसजेंडर लोगों की, है ना। पहले क्या होता था, सेम सेक्स जो था रिलेशन उसको क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया बाद में। क्यों? क्योंकि एक पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, एक पूरे कम्युनिटी के राइट्स की वायोलेशन हो रही थी, तो पब्लिक इंटरेस्ट की वायोलेशन हो रही थी। अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज करा गया है, सेम सेक्स रिलेशनशिप को अगर क्रिमिनलाइज करा गया है, इट मीन्स कि कोई एक पर्सन अफेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, लोगों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ये बात मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट है देखिए पुअर, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, that PIL demands that violations of constitutional and legal rights of large number of people who are poor, ignorant or in a socially and or economically disadvantaged position should not go unnoticed or unaddressed। सो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जितने भी पुअर लोग हैं, इग्नोरेंट, जिनको नॉलेज नहीं है, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी हो गई एंड इवन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी, जो लोग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, सोसाइटी का हर एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, तो इन सारे लोगों के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स की वायोलेशन हुई है तो ये लोग भी अननोटिस्ड नहीं रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच लोग हैं वो तो इजीली कोर्ट के पास जा पा रहे हैं, ये लोग जस्ट बिकॉज ये सोशली डिप्राइव्ड हैं, जस्ट बिकॉज ये लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, ये पुअर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई रेमेडी ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अनरिड्रेस्ड ही रह जाएं, इनको कोई जस्टिस ही ना मिले। तो फोर्थ पॉइंट जो पुअर से रिलेटेड है वो ये कहता है कि इन लोगों को भी जस्टिस मिलना चाहिए अगर इनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स की वायोलेशन हुई है। जैसे कि आप चाइल्ड लेबर, विमेन राइट्स की बात कर सकते हो, अगर इन लोगों की बात हुई है। ये जो सेक्शन है ये वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर सेक्शन भी हो सकते हैं, इग्नोरेंट हो सकते हैं, विमेन को सोशली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर रखा जाता है, तो इन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर वायोलेशन हुई है तो ये भी अननोटिस्ड नहीं रहने चाहिए। सो लक्ष्मीकांत का अब है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट बात करता है कोऑपरेटिव एफर्ट की। इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं पहले। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द PIL इज असेंशियली अ कोऑपरेटिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर, द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी और द कोर्ट to secure observance of the constitutional or legal rights, benefits and privileges conferred upon the vulnerable sections of the community and to reach social justice to them। So देखिए
कोऑपरेटिव कैसे है पीआईएल, एक कोऑपरेटिव एफर्ट कैसे है पीआईएल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंसान इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें एक पटिशनर भी है जिसने ये पीआईएल फाइल करी है ना, वो तो इसमें आ ही जाएगा। इसके साथ ही इसमें स्टेट दैट इज इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर एक साइड पर गवर्नमेंट एंड दूसरे साइड पर सिटीजन्स के राइट्स हैं एंड सिटीजन्स के राइट्स के लिए किसी ने पीआईएल फाइल करी है, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट भी इस एफर्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट भी इसका एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इसी के अगेंस्ट ही पीआईएल फाइल करी गई है। एंड दूसरी साइड पर देखिए यहाँ पर कोर्ट भी हो सकता है, कोर्ट तो होगा ही क्योंकि कोर्ट में पीआईएल फाइल करी गई है। तो अगर वल्नरेबल सेक्शन के राइट्स की वायोलेशन हुई है, उनके लिए अगर पीआईएल फाइल करी गई है, तो वो पीआईएल एक कोऑपरेटिव एफर्ट है, ये बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, इसमें पटिशनर भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें कोई पब्लिक अथॉरिटी, इसमें कोर्ट भी है। तो पीआईएल एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। अब देखते हैं लक्ष्मीकांत का 6th पॉइंट, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके तो लक्ष्मीकांत का 6th पॉइंट हमारे ट्रिक का फर्स्ट है द पर्पस। तो यहाँ पर बोला गया है इस पॉइंट में 6th में कि पर्पस क्या है। इन द पीआईएल लिटिगेशन इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, एनफोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज्ड राइट्स एंड इंटरेस्ट और विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। मेन तो हमें पता ही है कि ऑन द होल इसका पर्पस क्या रहता है पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना। अगर पब्लिक इंजरी हुई है, दैट इज लार्जर सेक्शन ऑफ लोगों के राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो उन राइट्स को सिक्योर करना पीआईएल का पर्पस हो सकता है। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रही है, तो उन ड्यूटीज को एनफोर्स करना भी पीआईएल का पर्पस हो सकता है। सोशल कलेक्टिव राइट्स को सिक्योर करना, देखिए यहाँ पर एक कम्युनिटी के राइट्स की बात हो रही है। डिफ्यूज्ड राइट्स का मतलब भी यही होता है कि किसी एक सिंगल पर्सन के राइट की बात नहीं करी जा रही है, ये एक इंडिविजिबल राइट नहीं है, ये एक कम्युनिटी लेवल राइट हो सकते हैं, ये कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही एक्सक्लूसिव राइट की वायोलेशन हो रही है, मेरा जो एक पूरा कॉलोनी है, मेरे सारी कॉलोनी के राइट्स की बात हो सकती है, एक कम्युनिटी की बात हो सकती है। तो पीआईएल का पर्पस एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ही होता है। अब देखते हैं 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट जो है वो ट्रेडिशनल 7th, 8th एंड 9th, ये पीआईएल एंड ट्रेडिशनल लिटिगेशन के बीच में कंपैरिजन की ही बात करते हैं। एंड 2nd पॉइंट भी ट्रेडिशनल एंड पीआईएल का कंपैरिजन ही था। सो देखते हैं अब 7th पॉइंट। 7th पॉइंट देखिए क्या कहता है। इन द पीआईएल द रोल हेल्ड बाय द कोर्ट इज मोर असर्टिव than in traditional actions. It is creative rather than passive and it assumes a more positive attitude in determining acts. So PIL के केस में कोर्ट ज़्यादा असर्टिव हो जाती है देन एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म प्ले में आ जाता है, क्योंकि जुडिशरी अब सोसाइटी के लिए काम कर रही है, जुडिशरी एक तरह से अब लॉ मेकिंग का काम कर रही है। पीआईएल का पर्पस लोगों के लिए था, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए था। जो काम गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर को करना चाहिए था वो काम अब पीआईएल के थ्रू जुडिशरी कर रही है। तो जुडिशरी यहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब वो पैसिव जुडिशरी नहीं है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी एक पैसिव रोल प्ले करती, जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी एक पैसिव रोल प्ले करती है, वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रहकर ही काम करती है। बट जब वो जुडिशियल एक्टिविज्म तक पहुंच जाती है तब पीआईएल के थ्रू फिर वो सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है, जो कि अदरवाइज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का काम होता था। तो 7th पॉइंट क्या बोल रहा है कि पीआईएल कोर्ट को नेचर में असर्टिव बना देती है। एंड 8th पॉइंट क्या बोल रहा है, दो इन द पीआईएल कोर्ट इंजॉयज अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी unknown to the trial of traditional private law litigations. Whatever the procedure adopted by the court, it must be procedure known to judicial tenets and characteristics of a judicial proceedings. तो देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब एक नॉर्मल और ट्रेडिशनल लॉ सूट और लिटिगेशन कोर्ट में फाइल करी जाती है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे कितने साल लग जाते हैं एक केस में कोर्ट को चलते हुए, तो अगर एक नॉर्मल और ट्रेडिशनल या फिर एक प्राइवेट लॉ लिटिगेशन को भी कोर्ट में ट्राई करना होता है, उसको हेयर करना होता है, तो जुडिशरी को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है। बट जब पीआईएल की बात आती है
तो जुडिशरी इस कॉन्सेप्ट से, इस रूल से डिपार्ट कर जाती है, इस रूल को रिलैक्स कर देती है कि अब हमें, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सेट प्रोसीजर को ही फॉलो करें। अगर लार्जर और वाइडर पब्लिक के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में फिर जुडिशरी इन प्रोसीजर्स से डिपार्ट भी कर सकती है, इन प्रोसीजर्स को रिलैक्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी पूरे एरिया के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया गया। तो सपोज किसी लार्जर कम्युनिटी का एरिया था, जिस जिस जगह पर एक बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते थे, वहां पर बुलडोजर चला के उस एरिया को खाली करवा दिया गया है। तो अब बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो चुके हैं। अगर उनके बिहाफ पर किसी ने PIL फाइल करी है तो जुडिशरी उसका स्पीडी ट्रायल कर सकती है। जुडिशरी को लगता है कि अब हमारे लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन लोगों के घर इनसे छीन लिए गए हैं, अब ये लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इनके राइट्स की भी वायोलेशन हुई है। तो जुडिशरी अपने जो सेट प्रोसीजर हैं उनको रिलैक्स कर सकती है एक PIL की जो लिटिगेशन है उसकी सुनवाई करने के लिए। एंड जो लास्ट 9th पॉइंट है वो क्या कहता है, that in a PIL, unlike the traditional dispute resolution mechanism, there is no determination on adjudication of individual rights। तो यहाँ पर भी देखिए सेम ही बात बोली गई है कि कैसे एक अगर कोई ट्रेडिशनल डिस्प्यूट है, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड से डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर भी एक पर्सनल और प्राइवेट राइट की बात आ सकती है। अगर ऐसे ही मैरिज से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी पर्सनल इशू बन जाएगा, तो वो एक इंडिविजुअल राइट की वायोलेशन हो सकती है। अगर एक वुमेन एलिमनी डिमांड कर रही है डिवोर्स के बाद तो वो उसका एक इंडिविजुअल राइट बन सकता है। बट जो PIL है वो ऐसा कोई ट्रेडिशनल इंडिविजुअल लिटिगेशन नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करी जा रही है। तो देखिए ये तो थे फीचर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्कोप क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, दैट इज PIL का एम्बिट क्या है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनमें PIL फाइल करी जा सकती है, एंड ऐसे कौन से एरिया है जिनमें PIL फाइल नहीं करी जा सकती है। तो ये जो लाइन है ये ट्रिक आपको याद रखना है उन एरियाज के लिए यहाँ पर PIL फाइल करी जा सकती है, एंड ये वो एरियाज हैं, ये वो इश्यूज हैं जिनके लिए PIL फाइल नहीं करी जा सकती है। सो देखिए स्कोप की अगर बात करें तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि अगर कोई लेटर रिसीव हुआ है, कोई पिटीशन आई है, अगर उस लेटर और पिटीशन को एक PIL कंसिडर करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं। एंड इन गाइडलाइंस को 1993 में एंड 2003 में रिवाइज भी करा गया था। एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इस PIL का स्कोप वाइड भी कर सकती है, इसको कम भी कर सकती है, इन गाइडलाइंस को रिव्यू कर सकती है और इनका एम्बिट इंक्रीज भी कर सकती है। तो सबसे पहले हम वो एरियाज, वो कैटेगरीज देखेंगे यहाँ पर PIL फाइल करी जा सकती है, जिन जगह पर एक सिंपल लेटर को भी PIL कंसिडर कर लिया जाएगा। सो ट्रिक क्या है, चाइल्ड लेबर एंड वुमेन हरासमेंट बाय पुलिस एंड्स इन राइट्स इन SC फैमिली। देखिए प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, इन सारे ट्रिक्स में कोई मीनिंग मत निकालिएगा कि इस लाइन का मीनिंग तो कुछ बन ही नहीं रहा है। ये इनका पर्पस जस्ट इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी। सो देखिए यहाँ पर भी अब लक्ष्मीकांत के जितने भी वो पॉइंट्स हैं मैं वो लिख देती हूँ। सबसे पहला चाइल्ड, तो ये लक्ष्मीकांत का सेकेंड पॉइंट है। एंड जो लेबर है इससे आपने दो चीजें, एक तो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पॉइंट, एंड लेबर से ही आपने वेजेस को भी रिलेट करना है, लेबर कम्युनिटी के साथ ही वेजेस रिलेटेड होती हैं, इसका आपने सोचना है। थर्ड पॉइंट ये है लक्ष्मीकांत का। एंड जो विमेन है ये लक्ष्मीकांत का सिक्स्थ पॉइंट है, विमेन हरासमेंट। P से है पुलिस, तो इससे भी आपने 2 पॉइंट्स लक्ष्मीकांत के याद रखने हैं। एक तो पुलिस इटसेल्फ, ये लक्ष्मीकांत का 5th पॉइंट है। देन एक 4th पॉइंट है लक्ष्मीकांत का जो जेल एंड प्रिजनर्स से रिलेटेड है, तो उसको आपने पुलिस के नाम से याद रख लेना है। देन एंड्स का आपने E का आपने इन्वायरमेंट से याद रखना है, लक्ष्मीकांत का 8th पॉइंट। राइट्स है लक्ष्मीकांत का 9th पॉइंट, एंड शेड्यूल्ड कास्ट है लक्ष्मीकांत का 7th, एंड फैमिली है 10th पॉइंट। सो ये वो एरियाज हैं जिस जगह पर एक सिंपल लेटर को भी PIL कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे कि अगर निगलेक्टेड चिल्ड्रन की बात करें, यहाँ पर चाइल्ड राइट्स की वायोलेशन हो रही है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन किड्स हैं,
तो इनके राइट्स के लिए अगर किसी ने पीआईएल फाइल करी है तो उसको भी कंसिडर करा जाएगा। लेबर की बात करें, जो लेबर क्लास कम्युनिटी है, अगर किसी के लेबर राइट्स की वायोलेशन हुई है, दैट इज किसी से बॉन्डेड लेबर करवाई जा रही है, इसका मतलब क्या है कि काम तो करवाया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट पॉइंट लक्ष्मीकांत का, बॉन्डेड लेबर मैटर्स, यहाँ पर किसी लेबर क्लास कम्युनिटी के लोगों की वायोलेशन हो रही है, उनके राइट्स की वायोलेशन हो रही है, क्योंकि उनसे काम तो करवाया जा रहा है लेकिन उनको रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर इनके राइट्स की वायोलेशन हुई है तब भी पीआईएल फाइल करी जा रही है। अगर वेजेस की बात हो रही है तो गवर्नमेंट ने हर क्लास ऑफ वर्कर्स के लिए एक मिनिमम वेज फिक्स करी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स की बात करी गई। कैजुअल वर्कर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जो लोग रोजमर्रा के काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस हो सकते हैं, प्लम्बर्स हो सकते हैं। तो अगर इन लोगों को मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रही हैं तो इनके राइट्स भी वायोलेट हो रहे हैं, तो उस टाइम पर भी पीआईएल फाइल करी जा सकती है। ऐसे ही वुमेन हरासमेंट, ये तो बहुत कॉमन सा है। अगर इन वुमेन के ऊपर एट्रॉसिटीज कमिट करी जा रही हैं, कोई ब्राइड बर्निंग से, रेप से रिलेटेड इशू है, सो बेसिकली वुमेन हरासमेंट से अगर कोई रिलेटेड इशू है तो एक लार्जर सेक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर भी पीआईएल को कंसिडर करा जाएगा। देखिए पुलिस, लक्ष्मीकांत का 5th पॉइंट क्या कहता है, पिटीशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस। देखिए पुलिस ही लोगों को हैरास कर रही है, कोई पुलिस में एफआईआर फाइल करने आ रहा है, उनका केस रजिस्टर नहीं करा जा रहा है, एफआईआर को रजिस्टर नहीं करा जा रहा है, उल्टा पुलिस ही हैरास कर रही है, तो उस केस में भी पीआईएल फाइल करी जा सकती है। 4th पॉइंट लक्ष्मीकांत का क्या है, कहता है कि जो लोग जेल में बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, 14 ईयर की उनकी पीरियड उनका कंप्लीट हो चुका है, उनको डेथ सेंटेंस मिली हुई है, या फिर उनका प्री मेच्योर रिलीज होना था बट रिलीज नहीं हुआ है, जेल में उनके साथ हैरासमेंट भी हो रही है, जैसे कि हुसैन आरा खातून केस, फर्स्ट पीआईएल ही जेल से रिलेटेड थी, प्रिजनर्स से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर भी पीआईएल को कंसिडर करा जाएगा। जो 8th है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट कैंपेन्स करते हैं कि कहीं पर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, ये सारी जो टर्म्स है ना, ये हमने इन्वायरमेंट में देखनी है। इकोलॉजिकल बैलेंस कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, फूड अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट करी जा रही है, जिससे लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में भी पीआईएल को कंसिडर करा जा सकता है। कहीं पर रायट्स हो रहे हैं, जैसे कि हम आप गुजरात रायट्स की बात कर सकते हो, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जो राइट्स हैं उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई थी, तो उनके बिहार पर बहुत सारे अटॉर्नीज थे, लॉयर्स थे जिन्होंने पीआईएल फाइल करी थी। तो देखिए अगर राइट्स वाली सिचुएशन है तो विक्टिम्स के लिए पीआईएल फाइल करी जा सकती है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आते हैं, अगर इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पर देखिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। अब भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अब भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, SC ST लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, को विलेजर्स ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक ही विलेज में इस कम्युनिटी को, ऐसी कम्युनिटी को अलग कर दिया जाता है, उनको एक अलग पार्ट में आने नहीं दिया जाता है। तो अगर इनके साथ ऐसे इनजस्टिस हो रहे हैं, ऐसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, तो किसी थर्ड पर्सन को पता चलता है कि जैसे इस पर्टिकुलर विलेज के लोग ऐसी कम्युनिटी के लोगों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन इन कम्युनिटी के लोगों के लिए फिर इनके बिहाफ पर पीआईएल फाइल कर सकता है। 10 पॉइंट है फैमिली पेंशन से रिलेटेड। तो देखिए ये वो वाले एरिया थे जिस केस में पीआईएल फाइल करी जा सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वो एरियाज भी दिए हैं, कुछ वो मैटर्स जहां पर पीआईएल को कंसिडर नहीं करा जाएगा, इन मैटर्स के लिए पीआईएल फाइल नहीं करी जा सकती है। तो ट्रिक क्या है, लैंडलॉर्ड फाइल्ड अर्ली कंप्लेंट इन पेंशन इंस्टीट्यूशन। लक्ष्मीकांत के कौन से पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, देन जो अर्ली है इसको आपने छोड़ देना है, फाइल जस्ट लाइन बनाने के लिए है। अर्ली लक्ष्मीकांत का 5th पॉइंट है, कंप्लेंट 3rd पॉइंट है, एंड जो पेंशन है इसे आपने 2nd पॉइंट को देखना है, एंड जो इंस्टीट्यूशन है इसे आपने 4th पॉइंट को देखना है। सो देखिए फर्स्ट कौन सा पॉइंट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स। तो देखिए जो पीजी वगैरह होते हैं, जस्ट एग्जांपल है, अगर उस पीजी में कोई टेनेंट रह रहा है, वहां पर
रेंट से रिलेटेड ही कोई इशू आ गया तो वो उस टेनेंट का या फिर लैंडलॉर्ड के लिए वो एक पर्सनल इशू बन जाएगा। ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये उनका अपना कोई पर्सनल मैटर है, तो इसको भी पीआईएल में कंसिडर नहीं करा जाएगा। अर्ली से आपने देखिए 5th पॉइंट लक्ष्मीकांत का क्या कहता है, दैट पिटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। वैसे भी आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको याद हो तो वहां पर मैंने ना एक स्पेशल लीव पिटिशन की बात करी थी। स्पेशल लीव पिटिशन क्या है कि अगर किसी केस की अर्ली हियरिंग करवानी है हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। तो देखिए अगर अर्ली सुनवाई करवानी है, जल्दी से जल्दी कोई सुनवाई करवानी है, तो उस केस में फिर जल्दी सुनवाई करवाने के लिए पीआईएल फाइल नहीं करी जा सकती है। एंड जो 3rd पॉइंट है वो कंप्लेंट से रिलेटेड है, दैट कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इवन लोकल बॉडीज एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू आइटम्स नंबर 1 to 10। ओके, तो देखिए 3rd पॉइंट क्या बोलता है कि सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज इनके एक्शंस के अगेंस्ट पीआईएल फाइल नहीं करी जा सकती है। बट ये जो पॉइंट थे जो हमने पहले देखे हैं जिन केसेस में पीआईएल फाइल करी गई थी, पॉइंट 1 to लेकर 10 तक 10 पॉइंट्स थे ये। तो देखिए लेकिन अगर सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज इन 10 पॉइंट्स में दिए गए लोगों के राइट्स की वायोलेशन करते हैं तो तब उस केस में सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के अगेंस्ट पीआईएल फाइल करी जा सकती है। बट इन सारे 10 पॉइंट्स को छोड़कर इनके अलावा सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के एक्शंस के अगेंस्ट पीआईएल फाइल नहीं करी जा सकती है। एंड 2nd पॉइंट है लक्ष्मीकांत का पेंशन से रिलेटेड। कोई भी सर्विस मैटर है, नौकरी के ड्यूरिंग कोई मैटर आता है, कोई पेंशन या फिर ग्रेटुइटी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो भी एक पर्सनल मैटर बन जाएगा उस इंसान का, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है। ऐसे ही है 4th इंस्टीट्यूशन, पॉइंट 4th है लक्ष्मीकांत का, दैट एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए आपने डोनेशन की बात सुनी होगी ना, स्पेशली ये मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए तो ये खास करके ट्रू है कि डोनेशन देकर एडमिशन ले लिया जाता है। तो ये जो मैटर होगा, अगर किसी के ऐसे राइट की वायोलेशन हुई है, वो उसका एक पर्सनल राइट बन जाएगा, पर्सनल उसके राइट की वायोलेशन हुई है। ये कोई पब्लिक, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अगर एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको भी पीआईएल के थ्रू कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो ये तो था स्कोप क्या है पीआईएल का, दैट इज क्या एम्बिट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस एरियाज में पीआईएल को कंसिडर करना है एंड कौन से एरियाज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट पीआईएल को कंसिडर नहीं करेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं और कुछ रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं कि अगर पीआईएल को एंटरटेन करना है, पीआईएल को कंसिडर करना है, तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाना चाहिए, कुछ उसके लिए रूल्स हैं। तो देखिए सबसे पहले एक कमेटी है गुरुवायूर देवास्वम मैनेजिंग कमेटी 2003। इसी कमेटी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व करे थे। अब उन प्रिंसिपल्स के लिए देखिए 2 लाइंस आपको याद रखनी है। अगर देखिए मैं यहाँ पर किसी को कंपेल नहीं कर रही हूँ कि इन ट्रिक्स को फॉलो करें, बट इनका बहुत फायदा है, ट्रस्ट मी। 2 या 3 बार आप इनको अगर रिवाइज करोगे तो ये लाइन आपको ऑकवर्ड नहीं लगेंगी, डिफरेंस ही नहीं लगेंगी, वियर्ड नहीं लगेंगी। जस्ट इनमें कोई मीनिंग मत निकालिएगा, लेकिन इनका बहुत फायदा है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, आप में से बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम की भी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, तो तब भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी लाइंस हैं, आपको फायदा देंगी। सो देखिए प्रिंसिपल्स में 2 ट्रिक्स हैं, 2 लाइंस आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेशी रिव्यूड रिट पिटिशन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज लीविंग लोकस स्टैंडाई असाइड। एंड इसके साथ ही आपको याद रखना है अपॉइंटेड अ कमीशन टू डिसाइड रेस जुडिकाटा ऑफ प्राइवेट लॉज। तो देखिए इनके अराउंड 12 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको हम समझेंगे भी एंड साथ में इन ट्रिक्स के थ्रू उनको याद भी कर लेंगे। लक्ष्मीकांत में अब कौन से ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ये देखिए सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेशी, जो प्राइमा फेशी है ये लक्ष्मीकांत का 5th पॉइंट है। रिव्यूड, इसके लिए आपने जुडिशियल रिव्यू को याद रखना है, तो ये 11th पॉइंट है। रिट पिटीशन से आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो फर्स्ट जो कि सिर्फ रिट की ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, एंड देन 12 पॉइंट भी रिट पिटीशन की ही बात करता है। देन आपने याद रखना है रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज, ये एक ही सिंगल पॉइंट है, ये 2nd पॉइंट है। लोकस स्टैंडाई ये 4th पॉइंट है। एंड देन है अपॉइंटेड अ कमीशन
कमीशन का है जो 9th पॉइंट है ये। देन उसके बाद रेस जुडिकाटा ये 6th पॉइंट है। एंड देन है प्राइवेट लॉज, ये 7th पॉइंट है। सो देखिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लक्ष्मीकांत जो कि रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, दैट कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द कोड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटरटेन अ पिटीशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। देखिए मैं इसका ना आपको मतलब ही समझा देती हूँ कि इस लाइन में लिखा क्या गया है। फर्स्ट पॉइंट बात करता है रिट ज्यूरिसडिक्शन की, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। ये हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर है। अगर से किसी के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है, किसी ऐसे डिसएडवांटेज्ड लोगों की फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो कोई थर्ड पर्सन जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए सोचता है, ऐसा इंसान सुप्रीम कोर्ट में फिर PIL फाइल कर सकता है। एंड क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट्स का हमें पता है कि आर्टिकल 32, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि उसको इस PIL को कंसिडर करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की। एंड आर्टिकल 32 इज इट्ससेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है, उसके ऊपर एक बाइंडिंग ड्यूटी लगा दी गई है कि अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो आर्टिकल 32 के अंदर आपको इन राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट रिट्स इशू करनी होंगी, आपको डायरेक्शंस देनी होंगी। एंड ऐसे ही देखिए आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर देता है। तो सपोज किसी लार्जर सेक्शन के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है एंड PIL फाइल करी गई है स्टेट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इनके काम की वजह से, इनकी पॉलिसीज की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट होगा आर्टिकल 32 का यूज करके इस स्टेट और गवर्नमेंट को डायरेक्शंस और रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो देखिए ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट क्या है लक्ष्मीकांत का। तो सेकंड पॉइंट बात करता है रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज की। इसकी बात हमने फीचर्स वाला जो टॉपिक था उसमें भी पढ़ा था कि कैसे एक जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन होती है उस केस में एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करा जाता है। बहुत लंबा टाइम भी निकल जाता है एक लॉ सूट के लिए एक केस में, बट PIL के केस में अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उस केस में फिर स्पीडी ट्रायल हो सकता है। जो प्रॉपर प्रोसीजर सेट करे गए हैं उससे अलग उनको रिलैक्स भी करा जा सकता है, उनसे डिपार्ट करा जा सकता है, जल्दी सुनवाई हो सकती है। सो देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विज़-अ-वी the constitutional duties and functions of the state are raised, the court treat a letter or a telegram as a PIL. In such cases the court relaxes the procedural laws and also the law relating to the pleadings. तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि कैसे कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट प्रोसीजरल लॉज और जो भी सेट प्रोसीजर्स हैं उनको रिलैक्स कर सकता है। एंड ये किन सिचुएशंस में हो सकता है, अगर एक साइड पर देखिए स्टेट और गवर्नमेंट है, दूसरी साइड पर ऐसे सिटीजन्स हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है या फिर जिनके पास कोर्ट का एक्सेस नहीं है, तो इन सिटीजन्स के बिहाफ पर से किसी ने PIL फाइल कर दी। तो अब देखिए कोर्ट इस PIL को कंसिडर करेगा। कोर्ट इस PIL के लिए जो भी प्रोसीजरल लॉज हैं एक नॉर्मल प्रोसीडिंग के, उनको रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स की बात आ चुकी है, यहाँ पर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात आ चुकी है। तो अगर दो पार्टीज हैं और एक साइड पर जो पार्टी है वो स्टेट और गवर्नमेंट है, दूसरी साइड पर ऐसे सिटीजन्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, तो कोर्ट एक नॉर्मल लेटर, एक नॉर्मल टेलीग्राम को भी PIL कंसिडर करेगा। एंड उस टेलीग्राम और लेटर के लिए, उस PIL के लिए कोर्ट नॉर्मल जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं उनको भी रिलैक्स कर सकता है। ये सेकंड पॉइंट में बोला गया है। एंड इसी से ही रिलेटेड देखिए है थर्ड पॉइंट। मैंने पहले भी बताया हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म के चैप्टर में कि आर्टिकल 14, 21 एंड 19 इनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ आर्टिकल 14 एंड 21 की ही बात करी गई है। आर्टिकल 14 तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आर्टिकल एंड इवन जो 21 है वो तो पूरे का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही है। इन
तीनों राइट्स के बिना एंड स्पेशली 14 एंड 21 के बिना एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर स्टेट के किसी एक्शन की वजह से सिटीजन्स के ये राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो उस केस में भी फिर कोर्ट पीआईएल को कंसिडर करेगा एंड इन राइट्स को इन्वोक कर सकता है, स्टेट को डायरेक्शंस इशू कर सकता है एंड इवन जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस की भी कोर्ट हेल्प ले सकता है इन ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के अगेंस्ट, अगर ऐसे राइट्स की वायोलेशन हुई है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट बात करता है लोकस स्टैंडाई की। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि अगर जिसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जिसके राइट्स वायोलेट हुए हैं, अगर वही पर्सन सिर्फ कोर्ट में जा सकता है तो वो बन जाता है लोकस स्टैंडाई। बट जो पीआईएल है उसके लिए इस कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल को रिलैक्स कर दिया गया है। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए यही बोला गया होगा कि अगर किसी भी सेक्शन के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया है द कॉमन रूल इज रिलैक्स्ड, लोकस स्टैंडाई का इसको रिलैक्स कर दिया गया है। इनके बिहाफ पर पीआईएल फाइल करी जा सकती है अगर पुअर लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके साथ कोई लीगल रॉन्ग हुआ है, उनके साथ कोई लीगल इंजरी हुई है, तो उसका कंपनसेशन करने के लिए भी, उनके जो राइट्स, लीगल राइट्स की वायोलेशन हुई है, उनका कंपनसेशन करने के लिए भी लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, कॉमन जो रूल है, इसको रिलैक्स करा जा सकता है एंड पीआईएल को कंसिडर करा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए हमारा ये है प्राइमा फेशी। इसके लिए देखिए ये क्या कहता है, ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, दैट व्हेन द कोर्ट इज प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड अबाउट वायोलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल belonging to the disadvantaged category, it may not allow the state or the government from raising the question as to the maintainability of the petition। तो इस पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है कि अगर कोई, देखिए पीआईएल गई थी सुप्रीम कोर्ट में, या फिर कोई ऐसा इशू ही अराइज हो गया था जिसको देख के प्राइमा फेशी एट द फर्स्ट साइट ही, फर्स्ट टाइम देख के ही सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि यस एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों के राइट्स की वायोलेशन हुई है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेट और गवर्नमेंट को मना कर सकता है कि आप इंटरवीन नहीं करोगे, आप पिटीशन को क्वेश्चन नहीं करोगे। स्टेट और गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि जो पिटीशन डाली गई है वो सही है या फिर नहीं है, वो कोर्ट को कंसिडर नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चीज नहीं बोल सकती है। अगर फर्स्ट टाइम देख के ही सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि किसी सेक्शन के राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो उस टाइम पर फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दे देगा कि आप इस पिटीशन को क्वेश्चन नहीं करोगे एंड कोर्ट इस पिटीशन को भी कंसिडर करेगी। तो ये तो था फिफ्थ पॉइंट। एंड देखिए सिक्स्थ पॉइंट बात करता है रेस जुडिकाटा की। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके ऊपर एक बार एडजुडिकेट कर दिया गया है, जिसको फाइनली डिसाइड कर दिया गया है, उसको बार बार रीओपन नहीं करा जा सकता है, उसको फिर से पीआईएल के थ्रू चैलेंज नहीं करा जाएगा एंड इवन जो ओरिजिनल पार्टीज होंगी वो भी इसको चैलेंज नहीं कर सकती हैं एंड इसके जो सक्सेसर्स होंगे वो भी इस मैटर को, जिसको पहले एक बार डिसाइड कर दिया गया है, उसको फिर से चैलेंज नहीं करेंगे। ना तो ओरिजिनल पार्टीज एंड ना ही सक्सेसर्स थ्रू पीआईएल इस मैटर को फिर से चैलेंज नहीं करेंगे। दैट इज जहां पर फाइनैलिटी ऑफ लिटिगेशन की बात करी जा रही है कि ऐसा पॉइंट एक बार जरूर आना चाहिए जिस टाइम पर किसी मैटर को अगर एक बार डिसाइड कर दिया गया है उसको बार बार रीओपन ना करा जाए। एंड ऐसा इसलिए करा जाता है सो दैट कोर्ट में केसेस और पीआईएल का जो नंबर है वो बढ़ता ना जाए, कोर्ट के ऊपर बर्डन ना बढ़ता जाए। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, बेसिकली यहाँ पर नेचर की बात करी जा रही है कि पिटीशन की नेचर कैसी है, उसी के बेसिस पर ही डिसाइड करा जाएगा कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। अगर कोई रेप वाला जो रेयर केस है, वुमेन से रिलेटेड मैरिटल रेप का ही इशू है, तो ये जो इशू है इसकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको बार बार रीओपन करा जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा। तो बेसिकली उस पिटीशन की नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, उस इशू के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसको फिर से पीआईएल के थ्रू ओपन करा जाए या फिर नहीं करा जाए। और अगर मैरिटल, जैसे कि मैरिटल रेप है, इसके ऊपर एक बार अगर डिसीजन ले लिया गया है फिर तो इसको ओपन नहीं करा जाएगा, इसको रीओपन नहीं करा जाएगा। बट अगर पिटीशन की नेचर ही ऐसी है, अगर मैरिटल
जो रेप है उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को रिलैक्स कर सकती है कि यस, कि इसकी इस क्राइम की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि फिर से इसको रीओपन करा जा सकता है। ये जो 7वां पॉइंट है लक्ष्मीकांत का, वो बात करता है प्राइवेट लॉज की। ये क्या कहता है कि अगर कोई प्राइवेट मैटर है, अगर दो वॉरिंग पार्टीज हैं, उनके कोई प्राइवेट इंटरेस्ट, उनके अपने पर्सनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में फिर पीआईएल को कंसिडर नहीं करा जाएगा वो, क्योंकि अपना उनका एक प्राइवेट मैटर बन जाएगा। बट उस केस में जब एक प्राइवेट मैटर की वाइडर इम्प्लीकेशन है तो प्राइवेट ही, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लोगों के ऊपर है। जैसे कि अभी मैरिटल रेप की एग्जांपल ली थी, वो इसी जगह पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एक वुमेन ने मैरिटल रेप के अगेंस्ट एक केस फाइल करा गया था, ये एक प्राइवेट मैटर था, बट सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देखिए मैरिटल रेप ऐसा इशू है जो कि वुमेन के लार्जर सेक्शन को इम्पैक्ट करेगा, पूरे इंडिया की वुमेन को इम्पैक्ट करेगा। तो उस केस में फिर देखिए सो मोटो ही सुप्रीम कोर्ट इसका इम्पैक्ट देखकर ही इस मैटर को, चाहे ये प्राइवेट मैटर था, बट इसको एक पीआईएल के थ्रू भी कंसिडर कर सकता है। पहले तो प्राइवेट मैटर के लिए ये है कि इसको पीआईएल के थ्रू कंसिडर नहीं करा जाएगा, बट अगर उस मैटर की इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी है, उसका इम्पैक्ट लार्जर नंबर ऑफ लोगों के ऊपर है, तो उस मैटर को फिर चाहे वो प्राइवेट मैटर ही था, उसको भी पीआईएल के थ्रू कंसिडर करा जा सकता है। जैसे कि आप मैरिटल रेप की एग्जांपल ले सकते हो, चाहे एक ही वुमेन ने ये केस फाइल करा था, उसको भी, चाहे वो उसके लिए वो प्राइवेट मैटर था, बट ये सारी वुमेन को इम्पैक्ट करेगा, तो इसको भी पीआईएल के थ्रू कंसिडर करा जा सकता है। अच्छा ओके, मैंने ना ये जो 7वां और 8वां पॉइंट है ये मैंने साथ में ही समझा दिया है। जो 7वां पॉइंट है वो सिर्फ ये बात करता है कि प्राइवेट मैटर्स में पीआईएल को कंसिडर नहीं करा जाएगा, और जो 8वां पॉइंट है वो ये बताता है कि अगर पीआईएल का जो मैटर है, वो जो प्राइवेट मैटर है, अगर उसका इम्पैक्ट वाइडर था तो उसको पीआईएल के थ्रू कंसिडर करा जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं 9वां पॉइंट के ऊपर। 9वां पॉइंट बात करता है किसी कमीशन की। तो अगर कोई पीआईएल फाइल करी गई थी एंड उसकी हेयरिंग के ड्यूरिंग कोर्ट को लगता है कि किसी कमीशन को अपॉइंट करा जाना चाहिए, किसी बॉडी को अपॉइंट करा जाना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पाए, जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ पाए। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए एक पीआईएल फाइल करी गई थी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है कि जो भी केस हैं उनके सारे फैक्ट्स कुछ एज एविडेंस सामने लेके आया जाए, या फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करी जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है। अब एक जो 10वां पॉइंट है उसका आपको खुद याद रखना होगा, वैसे वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो पॉलिसी से ही रिलेटेड है, वो जस्ट इस ट्रिक में नहीं है। ये क्या बात करता है कि जो कोर्ट है वो नॉर्मली तो पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है, अपनी जुरिस्डिक्शन को ट्रांसग्रेस नहीं करता है, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस जगह पर राइट्स एक साइड है एंड पॉलिसी एक साइड है, दैट इज राइट्स और पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उनका क्लैश हो रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बट उस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों के राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो उस केस में फिर इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सीड कर सकता है। दैट इज जो कोर्ट है वो पॉलिसी में भी इंटरफेयर कर सकता है। दैट इज यहाँ पर बात हो रही है जुडिशियल एक्टिविज्म की। एंड जो 11वां पॉइंट है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। सेकंड है हमारी ट्रिक में, देखिए जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेशी रिव्यूड, तो ये जो रिव्यूड है ये आपने जुडिशियल रिव्यू से रिलेट करना है कि कैसे कोर्ट नॉर्मली जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड स्टेप आउट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म पर आ गया था, जुडिशरी कोर्ट यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म पर पहुंच गया था, तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के ही बियॉन्ड था, जुडिशियल रिव्यू को के बाहर अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करा था कोर्ट ने। तो इस यहाँ पर भी 11वां पॉइंट में भी यही बोला गया है कि नॉर्मली कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसको एक्सीड नहीं करता है। एंड यही एक नॉर्मल प्रिंसिपल भी है, बट आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर लार्जर इंटरेस्ट की बात है या फिर अगर कहीं पर कंप्लीट जस्टिस मिसिंग है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सीड कर सकता है। दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म तक पहुंच सकता है, एंड इवन इन सम केसेस जुडिशियल ओवर रीच भी बन जाता है। एंड ये पीआईएल का एक नेगेटिव साइड है। नाउ हाई कोर्ट के पास भी ऐसी
कंप्लीट जस्टिस के लिए ऑर्डर्स पास करने की पावर है, बट फिर भी आर्टिकल 142 के जैसी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसके जैसी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। जो लास्ट 12th पॉइंट है वो रिट पिटीशन की ही बात करता है, या फिर देखिए यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट की जगह पर हाई कोर्ट लिखकर ट्रिक को थोड़ा इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। तो जो 12th पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो पीआईएल के थ्रू ऐसी रिट पिटीशन को कंसिडर नहीं करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करती हो। कोई भी देखिए, कोई भी रिट पिटीशन फाइल करी गई है थ्रू पीआईएल, तो हाई कोर्ट ऐसी पीआईएल को, ऐसी रिट पिटीशन को कंसिडर नहीं कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करती हो, किसी स्टैट्यूटरी रूल की या फिर लॉ की वैलिडिटी को चेक करती हो। तो पीआईएल के थ्रू हाई कोर्ट ऐसी रिट जो पिटीशन है उसको कंसिडर नहीं करेगा। ये जस्ट सुप्रीम कोर्ट की ही अपनी डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी। जो लास्ट टॉपिक है पीआईएल का वो है गाइडलाइंस से रिलेटेड। देखिए, अब जितने भी ना ये सारी चीज़ें हैं ना हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। हमें एक बार अगर पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो उसके बाद ये बहुत जनरल से पॉइंट बन जाते हैं। बट क्योंकि हमें मेंस में भी आंसर राइटिंग करनी होती है तो अगर इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट आ गया है तो हमें स्पेसिफिकली, अगर कोई पॉइंट सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए है तो वो हमें अलग से पता होना चाहिए। अगर गाइडलाइंस के लिए है, अगर स्कोप के लिए है, कहाँ पर पीआईएल फाइल करी जा सकती है, कहाँ पर नहीं फाइल करी जाएगी, तो वो चीज़ें हमें अलग से पता होनी चाहिए। तो अब देखिए गाइडलाइंस की बात करें, ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट लेके आता है क्योंकि पीआईएल का अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, पीआईएल का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे जुडिशियल ओवर रीच तक कभी कभी जुडिशरी पहुंच जाती है। एक पीआईएल की फाइल होने के बाद ही जुडिशरी अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। इनफैक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के बियॉन्ड चली जाती है, एक्सट्रीम पावर का यूज़ करती है जस्ट बिकॉज सोसाइटी के लिए किसी ने पीआईएल फाइल करी थी। पीआईएल की वजह से ही जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी की वजह से ही एग्जीक्यूटिव के जो काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव ने ही करने थे उनमें जुडिशरी ने इंटरफेयर करा है, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी डाइल्यूट हो गया है, कम हो गया है। तो देखिए ये कुछ ना लिमिटेशंस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी पीआईएल की, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि पीआईएल का मिसयूज ना हो, तो ये गाइडलाइंस फॉलो करी जानी चाहिए सो दैट पीआईएल जो है वो एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए। ये लक्ष्मीकांत में ही पॉइंट्स दिए गए हैं कि इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही रहना चाहिए, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए, ये पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए, ये प्राइवेट और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए। क्योंकि देखिए अब पता क्या है, अब रिच और वेल ऑफ लोग भी पीआईएल फाइल कर देते हैं। मेनली जो ओरिजिनली ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया था ये जस्ट पुअर और डाउनट्रोडन सेक्शन के लिए आया था, वल्नरेबल लोगों के लिए ही आया था। बट अब इसका क्योंकि रिच लोग भी यूज़ करते हैं तो इसको अवॉइड करना है कि ये एक पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए, ये एक मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन लिमिटेशंस के ऊपर, इसका मिसयूज ना हो इसके ऊपर चेक रखने के लिए ही कुछ गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस के लिए आपने ये ट्रिक याद रखना है दैट हाई कोर्ट वेरीफाइड दैट क्रेडेंशियल्स एंड कंटेंट्स ऑफ पीआईएल आर जेन्युइन, अर्जेंट एंड विदाउट पर्सनल गेन एंड फॉर सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट। इससे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू इन गाइडलाइंस के रिगार्डिंग। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट जो पीआईएल है इज नॉट अ पिल और पनेशिया फॉर ऑल रॉन्ग्स। सारे रॉन्ग्स के लिए, सारी गलत चीज़ों के लिए पीआईएल एक पनेशिया नहीं है, एक रामबाण इलाज नहीं है। ये जस्ट कुछ वीकर और डिसएडवांटेज लोगों के ह्यूमन राइट्स की उनकी जो वायोलेशन होती है उनके लिए आया था, और जिस केस में प्रोसीजर को रिलैक्स कर दिया जाता है। और जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होते हैं, जो कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, वो ऐसे सेक्शन के लिए फिर एक पटिशन डाल सकते हैं, जो कि खुद पटिशन नहीं डाल सकते हैं, जो कि पॉवर्टी से लोग सफ़र कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस में से सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकली जो सफ़र कर रहे हैं, सोशल डिसएबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। देखिए इन लोगों के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये खुद के लिए तो क्या ही पटिशन्स फाइल करेंगी। तो इसीलिए कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन लोगों के लिए पटिशन्स डाल सकता है थ्रू पीआईएल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीआईएल एक रामबाण इलाज है, पीआईएल सारी गलती चीज़ों के लिए एक पनेशिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू पॉइंट में ये बोला है। अब हम सीधा इसके गाइडलाइंस ही देखते हैं। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत के पॉइंट लिख देती हूँ।
हाई कोर्ट, ये लक्ष्मीकांत का सेकंड पॉइंट है। वेरीफाइड दैट क्रीडेंशियल्स, ये जो क्रीडेंशियल्स वाला पॉइंट है ये थर्ड है। एंड कंटेंट्स, ये फोर्थ पॉइंट है। एंड PIL जस्ट ऐसे ही इंक्लूड करा गया है ताकि याद रहे कि ये जो लाइन है, ये जो ट्रिक है, वो PIL से ही रिलेटेड है। जेन्युइन फर्स्ट पॉइंट है। एंड जो अर्जेंट है ये सिक्स्थ पॉइंट है। एंड देन है पर्सनल गेन, ये सेवंथ पॉइंट है। एंड देन है सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट, ये फिफ्थ पॉइंट है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला लक्ष्मीकांत का पॉइंट है वो जेन्युइननेस की बात कर रहा है, वो बोनाफाइड होने की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी जो PIL फाइल करी गई है वो जेन्युइन होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कोई PIL फाइल कर दी से मैंने सोसाइटी के ट्राइबल लोगों के लिए ही फाइल कर दी, कोई PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, बट मेरा उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव था। मेरा उसमें मोटिव था कि अगर मैं इन ट्राइबल लोगों के बिहाफ पर PIL फाइल करूंगी तो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज में से ये मुझे भी कुछ शेयर दे देंगे। तो ये मेरा इसमें एक पर्सनल मोटिव था, ये मेरा एक एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन था। तो PIL जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन से ये दूर रहनी चाहिए। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो बात करता है कि कैसे हाई कोर्ट को कुछ रूल्स फॉर्मुलेट कर देने चाहिए। अब एक हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक जज की, एक इंडिविजुअल की PIL के लिए अलग व्यू पॉइंट हो एंड उस PIL के लिए फिर वो अलग रूल्स इस्टेब्लिश करने लग जाए, दूसरा जज PIL के लिए अलग रूल्स सेटअप करने लग जाए। नहीं, एक हाई कोर्ट के लिए हर एक हाई कोर्ट को प्रॉपर रूल्स फॉर्मुलेट करने चाहिए सो एज टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ PIL। ये है इसका सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट बात करता है कि कैसे कोर्ट को जो भी पटिशनर है जिसने पिटीशन फाइल करी है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने चाहिए, उस पर्सन का चेक करना चाहिए वो पिटीशनर का कि क्या वो कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो PIL के थ्रू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करना चाहता हो, कोई सेक्शनिस्ट टेंडेंसी वाला पर्सन तो नहीं है जो कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता हो PIL के थ्रू। तो कोर्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्राइमा फेशी कोर्ट को ये चीज इंश्योर करनी होगी, वेरीफाई करना होगा कि जिस भी इंसान ने पिटीशन डाली है क्या वो सही इंसान है या फिर नहीं, उसके प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, उसके जो डॉक्यूमेंट्स के हैं वो सारे चेक करने चाहिए, ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। देन फोर्थ पॉइंट बात करता है PIL के कंटेंट की, कि जो भी PIL फाइल करी गई है उस PIL के जो भी कंटेंट्स हैं क्या वो कंटेंट करेक्ट है या फिर नहीं, ये भी कोर्ट को ही चेक करना होगा। देन उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो बात करता है सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट की। देखिए, कोर्ट के पास तो ना हर एक छोटे बड़े मैटर के लिए बहुत सारी PIL आती रहती है, तो लेकिन कोर्ट की ही जिम्मेदारी होगी, ये कोर्ट को ही ये चीज इंश्योर करनी होगी कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी जा रही है वो सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों के लिए है, वो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि PIL तो फाइल कर दी गई लेकिन उसका कोई इम्प्लीकेशन था ही नहीं, सोसाइटी को वो लार्जर पार्ट को इम्पैक्ट कर ही नहीं रही थी, वो जस्ट कोर्ट का एक टाइम वेस्टेज ही था। वैसे इन सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए कोर्ट ने फाइन्स लगाना भी अब स्टार्ट कर दिया है। एंड जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बात करता है कि मैटर जिसके लिए PIL फाइल करी गई है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ग्रेविटी को देखा जाएगा। अगर देखिए एक ही मैटर के लिए से 2 PIL आई हैं, 2 PIL फाइल करी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा या फिर कोर्ट ये चेक करेगा कि किसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, किसकी अर्जेंसी ज़्यादा है, तो उसी PIL को फिर प्रायोरिटी के बेसिस पर कंसिडर करा जाएगा एंड दूसरी PIL को बाद में कंसिडर करा जाएगा। जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड बहुत अ नंबर ऑफ पटिशन्स फाइल करी गई थी, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पिटीशन को इंडिविजुअली कंसिडर करा हो, बहुत सारी पिटीशंस ऐसी भी होंगी जो कि जस्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बेसिस पर ही होंगी, जो सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज के बेसिस पर होंगी, तो उन सारी PILs को सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली छोड़ दिया होगा एंड जो प्रायोरिटी बेसिस पर थी उनको कंसिडर करा होगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट वो बात करता है पर्सनल गेन की।
ये भी बहुत जनरल सा है कि जो भी PIL फाइल करी गई है वो एक पब्लिक अगर हार्म हुआ है, अगर पब्लिक इंजरी हुई है, लोगों के इंटरेस्ट की वायोलेशन हुई है, उसी केस में ही फाइल करी जानी चाहिए। ये किसी के पर्सनल गेन के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी के पर्सनल प्राइवेट मोटिव के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे वो मैंने आपको पहले भी ट्राइबल कम्युनिटी के बेस लोगों के लिए मैंने एग्जांपल दी कि कैसे उनके बेसिस के पर मैंने PIL फाइल कर दी, बट मेरा वहाँ पर एक अल्टीरियर मोटिव था कि उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज में से मुझे भी एक एक्सेस चाहिए थी उन रिसोर्सेज की। तो अल्टीरियर मोटिव नहीं होने चाहिए, कोई इसमें पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि PIL का मेन पर्पस ही लोगों को सर्व करना है। एंड जो लास्ट 8th पॉइंट है वो फाइन्स से ही रिलेटेड है। ये मैंने पहले ही बता दिया है वैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है PILs का, केसेस का। तो ऐसे ही कोई बिजी बॉडी, कोई ऐसा पर्सन जिसको इंटरफेयर करने की आदत है, तो वो जस्ट अपने पर्सनल मोटिव के लिए उसने कहीं PIL फाइल कर दी। इन सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट फाइन भी लगाता है, ताकि इस वे में PIL का मिसयूज ना हो पाए, कोई ऐसे ही उठाकर PIL ना फाइल कर दे। सो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है PIL का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक दें, कमेंट्स करें। थैंक यू।